एपिसोड 5। हिमालय की विशालकाय पर्वतमालाएं रात के अंधेरे में किसी सफ़ेद कफन में लिपटी हुई लग रही थीं। यहाँ की हवा में ऑक्सीजन कम और मौत का खौफ ज़्यादा था। शून्य घाटी, ज़ीरो वैली, ये वो स्थान था जहाँ नक्शे ख़त्म हो जाते थे और किंवदंतियाँ शुरू होती थीं। बर्फीले तूफान की गूंज ऐसी थी जैसे हज़ारों आत्माएं एक साथ चीख रही हों। एक सैन्य मालवाहक विमान, कार्गो प्लेन, बादलों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। विमान के भीतर की लाल बत्तियां एक तनावपूर्ण माहौल पैदा कर रही थी। आश्वत खन्ना एक पोर्टेबल मेडिकल मॉनिटर के सामने बैठा था, जिसकी तारें अनामिका के सिर से जुड़ी थी। अनामिका गहरी नींद में थी, लेकिन उसके माथे पर उभरती पसीने की बूंदें और उसकी आंखों की तेज हरकत बता रही थी कि उसके भीतर कोई युद्ध चल रहा था। उसकी स्थिति स्थिर नहीं है आश्वत, रुद्रिका ने पीछे से आकर कहा। उसने अपनी कॉम्बैट गियर पहनी थी और अपनी जांग पर एक खंजर बांध रही थी। जैसे जैसे हम शून्य घाटी के करीब पहुंच रहे हैं, उसके दिमाग के नैनो चिप्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। आश्वत ने स्क्रीन पर ग्राफ को देखा। ये जगह, यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड उन चिप्स को सक्रिय कर रही है। अनामिका का दिमाग अब एक रेडियो रिसीवर की तरह काम कर रहा है। वो कोड एक्स के अंतिम सिग्नल को पकड़ने की कोशिश कर रही है। अगर हमने उसे समय रहते डीकोड नहीं किया तो उसका दिमाग जल जाएगा। न्यूरल बर्नआउट। विमान के कॉकपिट से कर्नल अर्नव की आवाज़ गूंजी। तैयार हो जाओ, हम ड्रॉप जोन के करीब हैं। लूसीफर के रडार ने हमें पकड़ लिया है। हमें पैराशूट से कूदना होगा। बर्फीला तांडव, द डिसेंट इनटू हेल। विमान का पिछला दरवाज़ा खुला और बर्फीली हवा का एक प्रचंड झोंका अंदर आया। आश्वत ने अनामिका को एक विशेष लाइफ सपोर्ट पॉड में सुरक्षित किया और उसे अपने पैराशूट हार्नेस से जोड़ लिया। रुद्रिका, मेरे पास ही रहना, आश्वत चिल्लाया। नर्क में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी डॉक्टर, रुद्रिका ने मुस्कुराते हुए कहा और अंधेरी खाई में छलांग लगा दी। हवा में गिरते समय आश्वत को महसूस हुआ कि गोलियां उनके पास से गुजर रही हैं। लूसीफर की निजी सेना नीचे पहाड़ियों पर तैनात थी और उन्होंने एंटी एयरक्राफ्ट गन से फायरिंग शुरू कर दी थी। रुद्रिका ने हवा में ही अपनी पिस्तौल निकाली और नीचे की ओर जवाबी फायरिंग करने लगी, जबकि उसका पैराशूट अभी खुला भी नहीं था। ये पागलपन था, लेकिन यही रुद्रिका खुराना का अंदाज था। वे एक बर्फीले ढलान पर उतरे। उतरते ही मुकाबला शुरू हो गया। सफ़ेद स्नो कैमोफ्लाज सूट पहने हमलावर सायों की तरह पेड़ों के पीछे से निकले। रुद्रिका ने जमीन पर गिरते ही रोल किया और अपनी मशीन पिस्तौल से आग उगलना शुरू कर दिया। आश्वत, अनामिका को लेकर उस गुफा की ओर भागो, मैं इन्हें रोकती हूँ। आश्वत ने पॉड को बर्फ पर घसीटते हुए गुफा के मुहाने की ओर दौड़ लगा दी। पीछे धमाकों और गोलियों की आवाज़ें आ रही थी। रुद्रिका अकेली 10 आदमियों से लड़ रही थी। वो बर्फ में एक काली नागिन की तरह सड़क रही थी। उसकी हर गोली एक जान ले रही थी। आश्वत गुफा के भीतर पहुंचा। यहाँ सन्नाटा था, लेकिन दीवारों पर प्राचीन नक्काशी थी जो टॉर्च की रोशनी में जीवित हो उठती थी। गुफा के केंद्र में एक विशाल क्रिस्टल जैसा पत्थर था जो नीली रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। जैसे ही आश्वत ने अनामिका के पॉड को उस पत्थर के पास रखा, अनामिका की आंखें झटके से खुल गईं। लेकिन वो आंखें अनामिका की नहीं थीं। वो पूरी तरह से सफ़ेद हो चुकी थी और उनमें बाइनरी कोड की चमक दौड़ रही थी। अन्वेषण पूर्ण हुआ। अनामिका की आवाज़ एक रोबोटिक टोन में निकली। दीदी, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? आश्वत ने घबराकर उसके पास जाना चाहा, लेकिन एक अदृश्य ऊर्जा की दीवार ने उसे पीछे फेंक दिया। वो तुम्हें नहीं सुन सकती आश्वत, वो अब ग्रैंड डिज़ाइन का हिस्सा है। एक भारी मखमली आवाज़ गुफा में गूंजी। आश्वत ने मुड़कर देखा। परछाइयों से एक लंबा सुदर्शन आदमी बाहर निकला। उसने एक महंगा ऊनी ओवरकोट पहना था और उसके हाथ में एक सोने की मूठ वाली छड़ी थी। उसके पीछे 2 विशालकाय अंगरक्षक थे। लूसीफर, आश्वत ने दांत पीसते हुए कहा। मुझे विक्टर बुलाना पसंद है, पर लूसीफर भी बुरा नहीं है, उसने एक क्रूर मुस्कान के साथ कहा। तुम्हारे पिता ने इस तकनीक को मानवता के लिए बनाया था आश्वत। उन्होंने सोचा था कि वो यादें वापस ला पाएंगे, पर मैंने देखा कि ये यादें मिटाने और नई यादें डालने का सबसे बड़ा हथियार है। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां हर सैनिक, हर नागरिक मेरे इशारों पर नाचे। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। आश्वत ने अपने कोट से एक छोटा सा स्कैल्पेल निकाला। एक चाकू, एक गन के खिलाफ? लूसीफर हंसा। तुम अभी भी एक डॉक्टर हो आश्वत, तुम जान लेना नहीं जानते। तभी गुफा के द्वार पर एक जोरदार धमाका हुआ। रुद्रिका खून से सनी हुई हाँफती हुई अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में एक ग्रेनेड था जिसका पिन उसने अपने दांतों से निकाल रखा था। डॉक्टर जान लेना नहीं जानता,
पर मैं जानती हूँ लूसीफर। लूसीफर के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। रुद्रिका खुराना, तुम्हारे पिता एक वफादार आदमी थे, तुम बेकार में अपनी जान दे रही हो। मेरे पिता एक वफादार आदमी थे, पर वो गद्दारों को पहचानना भी जानते थे। रुद्रिका ने एक कदम आगे बढ़ाया। आश्वत, कोड एक्स को नष्ट करो, अभी। आश्वत ने अनामिका की ओर देखा। उसे समझ आ गया कि उसे क्या करना है। उसे अनामिका को मारना नहीं था, उसे उस क्रिस्टल की मैग्नेटिक फील्ड को ओवरलोड करना था। आश्वत ने अपने मेडिकल बैग से एक डिफिब्रिलेटर निकाला और उसे सीधे उस प्राचीन पत्थर से जोड़ दिया। रुको, तुम सब कुछ तबाह कर दोगे, लूसीफर चिल्लाया और उसने अपनी गन तानी। ढाएं, गोली चली, लेकिन वो आश्वत को नहीं लगी। रुद्रिका आश्वत के सामने कूद गई थी। गोली उसके कंधे को चीरती हुई निकल गई। आश्वत ने चिल्लाते हुए बटन दबा दिया। अब मरो। एक जोरदार बिजली का कड़ाका हुआ। नीली रोशनी ने पूरी गुफा को भर दिया। अनामिका के दिमाग के चिप्स ने एक जोरदार सिग्नल छोड़ा, जिसने लूसीफर के सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को जला दिया। गुफा की छत गिरने लगी। धमाके की लहर ने सबको दूर फेंक दिया। आश्वत ने अनामिका को अपनी बाहों में लिया। अनामिका की आंखें वापस सामान्य हो रही थी। आंसू, दीदी, उसने धीरे से फुसफुसाया। दीदी, मैं यहाँ हूँ। आश्वत ने रुद्रिका की ओर देखा, जो फर्श पर पड़ी थी। उसने उसे उठाने की कोशिश की। रुद्रिका, उठो, हमें यहाँ से निकलना होगा। जाओ आश्वत, इसे लेकर जाओ, रुद्रिका ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। नहीं, मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ूंगा। आश्वत ने उसे भी अपने कंधे पर लाद लिया। वे गुफा से बाहर निकले ही थे कि पूरी गुफा ढह गई। लूसीफर अंदर ही दब गया, या शायद वो बच निकला। बाहर बर्फ का तूफान और भी तेज हो गया था। आश्वत दो औरतों को लेकर बर्फ में चल रहा था। उसकी अपनी सांसें उखड़ रही थी। दूर उसे कर्नल अर्नव के हेलीकॉप्टर की लाइटें दिखाई दे रही थी। वो गिर पड़ा। उसकी चेतना लुप्त हो रही थी। आखिरी चीज जो उसने देखी वो रुद्रिका का हाथ था, जिसने बर्फ में अभी भी उसकी शर्ट को कसकर पकड़ रखा था। हिमालय की शून्य घाटी में बर्फ का तूफान अब एक थकी हुई आह भर रहा था। गुफा के ढहने की आवाज पहाड़ियों में गूंजकर शांत हो चुकी थी। कर्नल अर्नव के हेलीकॉप्टर के रोटर्स की तेज फड़फड़ की आवाज सफेद सन्नाटे को चीर रही थी। बचाव दल के सैनिक बर्फ पर स्ट्रेचर लेकर दौड़ रहे थे, लेकिन आश्वत खन्ना के लिए दुनिया जैसे थम गई थी। वह घुटनों के बल बर्फ पर बैठा था। एक हाथ में उसकी बहन अनामिका का कांपता हुआ हाथ था, जो अब होश में आ रही थी, और उसके सीने से टिकी थी रुद्रिका, बेजान, रक्त रंजित और बर्फ जैसी ठंडी। रुद्रिका, आंखें खोलो, ये मेरा हुक्म है। आश्वत की आवाज फटने लगी थी। उसने देखा कि रुद्रिका के कंधे से निकलने वाला गहरा लाल खून सफेद बर्फ पर एक डरावना नक्शा बना रहा था। गोली उसकी हसली यानी कॉला बोन के ठीक नीचे लगी थी और पिछले हिस्से से बाहर निकल गई थी। घाव इतना गहरा था कि वो हर बीतते सेकंड के साथ उसकी जिंदगी सोख रहा था। हेलीकॉप्टर के भीतर का माहौल तनावपूर्ण था। कर्नल अर्नव ने अपनी मेडिकल टीम को पीछे हटने का इशारा किया। पीछे हटो, डॉक्टर आश्वत खुद संभालेंगे। आश्वत ने अपने कांपते हाथों को स्थिर करने की कोशिश की। उसने रुद्रिका की जैकेट को कैंची से बीच से काटा। जैसे ही जैकेट हटी, आश्वत का दिल बैठ गया। रुद्रिका का गोरा कंधा अब नीले और काले निशान से भर चुका था। अत्यधिक रक्तस्राव की वजह से उसका शरीर हाइपोथर्मिक शॉक में जा रहा था। स्टेथोस्कोप दो, आश्वत चिल्लाया। उसने रुद्रिका के दिल की धड़कन सुनी, बहुत धीमी, जैसे कोई दूर कहीं ढोल बजा रहा हो। आश्वत ने तुरंत एक हीमोस्टैटिक क्लैंप उठाया ताकि मुख्य धमनी से बहते खून को रोका जा सके। आश्वत, छोड़ो इसे, तुम थक चुके हो। कर्नल ने उसके कंधे पर हाथ रखा। नहीं, आश्वत ने कर्नल का हाथ झटक दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर हाथ एक कुशल सर्जन की तरह तेजी से चल रहे थे। इसने मेरे लिए अपनी जान दांव पर लगाई है। ये माफिया क्वीन है कर्नल, ये इतनी आसानी से मौत को गले नहीं लगाएगी। आश्वत ने बिना एनेस्थीसिया के घाव को साफ करना शुरू किया। उसे पता था कि रुद्रिका की चेतना धुंधली है, लेकिन दर्द अभी भी महसूस होगा। जैसे ही उसने घाव को छुआ, रुद्रिका के शरीर में एक हल्की सी सिहरन हुई और उसके बंद होंठों से एक कराह निकली। आश्वत। वो नाम आश्वत के कानों में किसी प्रार्थना की तरह गूंजा। वो झुककर उसके कान के पास फुसफुसाया। मैं यही हूँ रुद्रिका, कहीं नहीं जा रहा, बस थोड़ा सा और, मेरे लिए रुकना होगा तुम्हें। 2 घंटे बाद वे भारतीय सेना के एक गुप्त पहाड़ी बेस पर पहुंचे। अनामिका को अलग वार्ड में रखा गया था, जहां उसकी हालत स्थिर थी, लेकिन आश्वत ने जिद की कि रुद्रिका को उसके निजी कैबिन में रखा जाए। कमरे में हीटर जल रहा था, जिसकी पीली रोशनी दीवारों पर नाच रही थी।
रुद्रिका एक बड़े बिस्तर पर लेटी थी, उसके कंधे पर भारी पट्टियां बंधी थीं। वो अभी भी बेहोश थी, लेकिन उसका चेहरा अब उतना पीला नहीं था। आश्वत एक कुर्सी खींचकर उसके बिल्कुल बगल में बैठ गया। उसने पिछले 48 घंटों से अपनी आंखें नहीं झपकी थीं। उसके हाथ में एक गर्म तौलिया था, जिससे वो रुद्रिका के माथे और गालों पर जमी बर्फ और धूल को बहुत धीरे से साफ कर रहा था। उसने देखा कि रुद्रिका के चेहरे पर एक छोटा सा पुराना जख्म का निशान था, जो शायद उसके बचपन की किसी लड़ाई की निशानी थी। आश्वत की उंगलियां उसके गालों पर ठहर गईं। उसने महसूस किया कि इस सख्त माफिया क्वीन के पीछे एक बहुत ही कोमल और टूटी हुई लड़की छिपी थी। अचानक रुद्रिका की पलकें हिली। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। हीटर की रोशनी की वजह से उसे सब कुछ धुंधला दिख रहा था। कहाँ हूँ मैं? उसकी आवाज़ एक फुसफुसाहट से ज़्यादा कुछ नहीं थी। तुम सुरक्षित हो। आश्वत ने तुरंत उसका हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया। उसने महसूस किया कि रुद्रिका की उंगलियां अभी भी कांप रही थीं। हम बेस पर हैं, अनामिका ठीक है, और तुम मेरी सबसे जिद्दी मरीज हो। रुद्रिका ने आश्वत की ओर देखा। उसकी थकी हुई आंखों में बिखरी हुई दाढ़ी और लाल आंखों को देखकर उसके आंखों के कोने नम हो गए। तुम सोए नहीं? तुम अभी भी मेरे खून से सने हुए हो आश्वत। आश्वत ने एक हल्का मुस्कुरान दिया और उसके हाथ को अपने होठों से लगा लिया। जब तक तुम्हारी धड़कनें सामान्य नहीं हो जाती, मैं कैसे सो सकता हूँ? तुमने गोलियां मेरे लिए खाई रुद्रिका, क्यों? रुद्रिका ने अपना चेहरा थोड़ा मोड़ा। दर्द की एक लहर उसके चेहरे पर गुजरी। क्योंकि मुझे लगा कि अगर तुम मर गए तो इस दुनिया में रोशनी करने वाला कोई नहीं बचेगा। मैं तो अंधेरे की आदी हूँ आश्वत, पर तुम्हें उस अंधेरे में खोते हुए नहीं देख सकती थी। आश्वत ने एक कटोरी में गर्म सूप लिया और चम्मच से उसे पिलाने लगा। रुद्रिका ने मना करना चाहा, पर आश्वत की नज़रों में ऐसा अधिकार था कि वो चुपचाप पीने लगी। मैंने तुम्हें हमेशा एक अपराधी की तरह देखा आश्वत, लेकिन इन कुछ दिनों में तुमने मुझे सिखाया कि वफादारी और प्यार की कोई परिभाषा नहीं होती। तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी बहन को बचाया। रुद्रिका ने धीरे से अपना स्वस्थ हाथ उठाया और आश्वत के चेहरे को छुआ। उसकी ठंडी उंगलियां आश्वत की दाढ़ी के बालों में उलझ गईं। डॉक्टर साहब, आप बहुत बातें करते हैं। क्या कभी किसी ने आपसे नहीं कहा कि खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है? आश्वत खामोश हो गया। कमरे में सिर्फ हीटर की गूंज थी। वो धीरे से झुका और अपना माथा रुद्रिका के माथे से टिका दिया। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। ये कोई वासना नहीं थी, ये दो रूहों का मिलन था जो मौत के मुंह से वापस लौटे थे। रुद्रिका, आश्वत ने बहुत धीमी आवाज में कहा, जब तुम वहां बर्फ में गिरी थी, मुझे पहली बार लगा कि मैं सब कुछ खो दूंगा। खन्ना एम्पायर, पैसा, शोहरत, सब कुछ बेमतलब लगा। मुझे सिर्फ तुम चाहिए थी। रुद्रिका की आंखों से एक आंसू निकलकर उसके तकिए पर जा गिरा। मैं एक माफिया हूँ आश्वत। मेरी जिंदगी गोलियों और साजिशों से भरी है। क्या तुम सच में इस आग में कूदना चाहते हो? आश्वत ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और उसके माथे पर एक लंबा और कोमल चुंबन अंकित किया। मैं एक डॉक्टर हूँ रुद्रिका। आग में कूदना और जान बचाना मेरा पेशा है, और अब तुम मेरी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा हो। रुद्रिका ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें मूंद लीं। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसे अब किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। उसके पास एक रक्षक था जो उसकी चोटों को सिर्फ भरता नहीं था, बल्कि उन्हें महसूस भी करता था। आश्वत वहीं कुर्सी पर बैठे बैठे उसका हाथ थामे सो गया। बाहर बर्फीली हवाएं अभी भी चल रही थीं, लेकिन उस कमरे के भीतर एक नई गर्मी ने जन्म ले लिया था, प्यार और भरोसे की गर्मी। पहाड़ों की चोटियों पर सूरज की पहली किरण ने दस्तक दी थी, लेकिन ये रोशनी सुनहरी नहीं बल्कि किसी ठंडी स्टील जैसी नीली थी। सैन्य बेस के उस छोटे से केबिन में हीटर की हल्की गूं गूं अभी भी जारी थी। आश्वत अभी भी उसी कुर्सी पर सो रहा था। उसका सिर बिस्तर के किनारे टिका था और उसका हाथ रुद्रिका के हाथ के ऊपर था। नींद में भी रुद्रिका की पकड़ आश्वत के हाथ पर मजबूत थी, जैसे उसे डर हो कि आंख खुलते ही ये सब एक खूबसूरत सपना बनकर टूट जाएगा। सुबह के 5 बज रहे थे जब दरवाजे पर एक भारी दस्तक हुई। आश्वत झटके से उठ बैठा। एक सर्जन की आदत, वो सेकंडों में पूरी तरह सतर्क हो गया। उसने देखा कि रुद्रिका भी जाग चुकी थी। उसकी आंखों में अभी भी नींद और दर्द का मिला जुला भाव था, पर उसने तुरंत अपने तकिए के नीचे छिपी पिस्तौल पर हाथ रख दिया। अंदर आ जाइए, आश्वत ने अपनी आवाज साफ करते हुए कहा। दरवाजा खुला और कर्नल अर्नव अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरे के भाव बता रहे थे कि वे कोई अच्छी खबर लेकर नहीं आए हैं। उनके हाथ में एक टैब था जिस पर कुछ सैटेलाइट तस्वीरें चमक रही थीं। रुद्रिका, कैसी हो? कर्नल ने औपचारिकता के लिए पूछा, पर उनकी नजरें आश्वत पर टिकी थीं। गोली लगी थी कर्नल, दिल नहीं टूटा है। मैं ठीक हूँ, रुद्रिका ने बिस्तर पर उठकर बैठने की कोशिश करते हुए कहा। आश्वत तुरंत उसके पीछे तकिया लगाने के लिए बढ़ा।
धीरे से रुद्रिका, टाँके खींच सकते हैं। आश्वत ने बड़े प्यार से उसे सहारा दिया। कर्नल अर्नब ने गला साफ किया। माफ करना तुम दोनों को इस हाल में परेशान कर रहा हूँ, लेकिन हमारे पास एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारी सर्च एंड रेस्क्यू टीम अभी उस ढही हुई गुफा से वापस आई है। मलबे के नीचे लूसीफर के गार्ड्स की लाशें तो मिली हैं, लेकिन लूसीफर खुद वहाँ नहीं है। आश्वत के चेहरे पर शिकन उभर आई। क्या? वो उस धमाके में कैसे बच सकता है? पूरी छत उसके ऊपर गिरी थी। वो लूसीफर है आश्वत, रुद्रिका ने कड़वाहट से कहा। वो चूहे की तरह 100 बिल रखता है। उस गुफा में जरूर कोई गुप्त निकास यानी एग्जिट रहा होगा। कर्नल ने टैब आश्वत की ओर घुमाया। सिर्फ यही नहीं, गुफा के पास से एक ब्लैक बॉक्स मिला है जो लूसीफर के सर्वर से जुड़ा था। ईशा की फाइलें जो तुम्हारे पास थीं वे अधूरी थीं। कोड एक्स का असली खतरा अब शुरू हुआ है। अनामिका के दिमाग में जो नैनो चिप्स हैं वे अब सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में जा चुके हैं। अनामिका का संकट, अनामिका's क्राइसिस। आश्वत का चेहरा सफेद पड़ गया। सेल्फ डिस्ट्रक्ट? इसका क्या मतलब है कर्नल? इसका मतलब ये है कि अगर अगले 24 घंटों के भीतर उन चिप्स को एक विशेष डिकोडर की से निष्क्रिय नहीं किया गया तो वे अनामिका के मस्तिष्क की कोशिकाओं को जला देंगे। लूसीफर ने यह सुनिश्चित किया था कि अगर वो कोड एक्स हासिल नहीं कर पाया तो वो उसे किसी और के पास भी नहीं रहने देगा। आश्वत तुरंत बिस्तर से उठा। मुझे अनामिका को देखना होगा। वो तेजी से बगल के वार्ड की ओर भागा। रुद्रिका ने भी उठने की कोशिश की, लेकिन कंधे के घाव ने उसे वापस बिस्तर पर पटक दिया। आह! उसने दांत पीस लिए। रुद्रिका तुम यहीं रुको, आश्वत ने दरवाजे से चिल्लाकर कहा। नर्क में जाऊंगी मैं अगर यहाँ रुकी रही तो। रुद्रिका ने जिद में अपना पैर जमीन पर रखा। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति अडिग थी। उसने एक मेज का सहारा लिया और लड़खड़ाते कदमों से आश्वत के पीछे चल दी। अनामिका के वार्ड में सन्नाटा था, लेकिन मशीनों की बीप बीप बहुत तेज थी। अनामिका बिस्तर पर लेटी पसीने से भीग चुकी थी। उसके हाथ पांव में हल्के झटके लग रहे थे। आश्वत ने उसके माथे को छुआ। वो आग की तरह तप रही थी। बुखार 104 पार कर गया है। इसका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम ओवरलोड हो रहा है। आश्वत, अनामिका ने धुंधली आवाज में कहा। उसकी आंखें आधी खुली थीं। वह वापस आ रहा है। मैंने उसे देखा। वह बादलों के पीछे छिपा है। कौन दीदी? लूसीफर? आश्वत ने उसके हाथ थाम लिए। नहीं, द क्रिएटर। अनामिका ने बड़बड़ाते हुए फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। रुद्रिका दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। वह दीवार का सहारा लेकर खड़ी थी। क्रिएटर? लूसीफर का भी कोई बॉस है क्या? कर्नल ने सिर हिलाया। लूसीफर सिर्फ ऑपरेशनल हेड था। इस पूरे प्रोजेक्ट का असली दिमाग कोई और है, और वो शख्स अभी इसी बेस की ओर बढ़ रहा है। हमारे रडार पर 3 अज्ञात हेलीकॉप्टर मिले हैं जो किसी भी देश की सीमा के नहीं हैं। वे द सन के एडवांस अटैक चॉपर्स हैं। युद्ध का नया मोर्चा। कर्नल, हमारे पास लड़ने के लिए सैनिक कम है। ज्यादातर टीम सर्च ऑपरेशन पर गई है। एक सैनिक ने दौड़ते हुए आकर सूचना दी। तो हम खुद लड़ेंगे। रुद्रिका ने अपनी पिस्तौल का मैगजीन चेक किया। आश्वत, तुम्हारे पास 24 घंटे नहीं है। लूसीफर के लोग यहाँ उसे लेने आ रहे हैं। तुम्हें यहीं इसी बेस पर उसकी सर्जरी करनी होगी और उन चिप्स को निकालना होगा। बिना डिकोडर के वह स्वात्महत्या करने जैसा होगा। आश्वत चिल्लाया। तुम्हें करना होगा आश्वत। तुम दुनिया के बेहतरीन सर्जन हो। अपनी काबिलियत पर भरोसा रखो। रुद्रिका ने उसके पास आकर उसका दूसरा हाथ पकड़ा। मैं बाहर खड़ी रहूंगी। जब तक मेरी आखिरी सांस चल रही है, कोई भी इस ओटी के भीतर कदम नहीं रखेगा। ये मेरा तुमसे वादा है। आश्वत ने रुद्रिका की आंखों में देखा। उसे अपनी बहन का जीवन और अपनी प्रेमिका की सुरक्षा दोनों के बीच चुनाव करना था। उसने एक गहरी सांस ली। ठीक है कर्नल, मुझे एक न्यूरो सर्जिकल किट और कम से कम 3 यूनिट ओ नेगेटिव खून चाहिए। रुद्रिका, अपना ख्याल रखना। बेस पर अफरा तफरी मच गई। सायरन गूंजने लगे। बाहर पहाड़ियों के पीछे से 3 काले हेलीकॉप्टर उभरे। वे किसी विशाल चील की तरह लग रहे थे। आश्वत ने अनामिका को ओटी में शिफ्ट किया। वो अपने दस्ताने पहन रहा था जब रुद्रिका अंदर आई। उसने अपना जैकेट कस लिया था और कंधे पर एक पट्टी बांध ली थी ताकि खून बाहर न दिखे। आश्वत, उसने उसे पुकारा। आश्वत मुड़ा। रुद्रिका ने उसे पास खींचकर उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिया। उसने अपनी आंखें बंद की और उसके होठों पर एक छोटा लेकिन गहरा चुंबन दिया। उस चुंबन में विदाई का डर भी था और फिर से मिलने की उम्मीद भी। वापस आना डॉक्टर, मुझे अभी बहुत सारी दवाइयां लेनी हैं, रुद्रिका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आश्वत ने उसका माथा चूमा। तुम भी रुद्रिका, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं ये दुनिया जला दूंगा। रुद्रिका मुड़ी और लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकल गई, जहां गोलियों की आवाजें शुरू हो चुकी थीं। आश्वत ने ओटी का दरवाजा बंद किया और लाइट जलाई। उसके सामने उसकी बहन थी और बाहर उसकी जिंदगी।
आश्वत ने अनामिका के सिर पर चीरा लगाना शुरू किया। उसके हाथ पूरी तरह स्थिर थे, लेकिन उसका कान बाहर हो रहे धमाकों पर था। बाहर रुद्रिका एक मशीन गन के पीछे बैठी थी। उसका कंधा बुरी तरह दर्द कर रहा था। हर रिकॉइल के साथ उसे ऐसा लगता था जैसे कोई उसके जख्म में सुई चुभा रहा हो, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं झपकी। आओ कुत्तों, अपनी मौत से मिलो, उसने चिल्लाकर फायरिंग शुरू कर दी। हेलीकॉप्टर से कमांडोज रस्सियों के सहारे नीचे उतर रहे थे। रुद्रिका ने एक के बाद एक 3 को हवा में ही भून दिया। कर्नल अर्नव और उनके कुछ वफादार सैनिक मोर्चे पर डटे थे। तभी एक बड़ा धमाका हुआ। बेस की मुख्य दीवार का एक हिस्सा ढह गया। धुएं के गुबार से एक भारी सूट पहना हुआ आदमी बाहर निकला। उसके हाथ में एक फ्लेम थ्रोअर था, आग फेंकने वाली गन। रुद्रिका खुराना, बहुत दिन हो गए। उस आदमी ने अपना हेलमेट हटाया। वह लूसीफर का दाहिना हाथ था, केन। केन, तुम अभी भी उस शैतान के गुलाम हो? गुलाम नहीं, वारिस। केन ने आग छोड़ी। रुद्रिका ने एक जम के पीछे छलांग लगाई। आग की लपटों ने उसके चेहरे को लगभग छू लिया था। अंदर ओटी में आश्वत ने पहला चिप ढूंढ लिया था। वो एक नस के बिल्कुल पास था। एक छोटी सी गलती और अनामिका हमेशा के लिए कोमा में जा सकती थी। बस थोड़ा सा और, दीदी, आश्वत ने पसीना पोंछते हुए कहा। अचानक ओटी की बिजली चली गई। बैकअप जनरेटर शुरू होने में 5 सेकंड का समय था। उन 5 सेकंड में आश्वत को अंधेरे में सिर्फ अपने अंदाजे से काम करना था। उसी वक्त बाहर एक जोरदार चीख सुनाई दी। वह रुद्रिका की आवाज थी। क्या रुद्रिका केन का मुकाबला कर पाएगी? क्या आश्वत अंधेरे में वो नाजुक सर्जरी पूरी कर पाएगा? और कौन है वो क्रिएटर जिसका जिक्र अनामिका ने किया था? जाने के लिए बने रहिए स्टोरी के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करना ना